जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 19,838 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और डेली आपका 10 बजे से क्लास शुरू हो जाता है। अगर आप बिहार पुलिस में इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़ जाइएगा और इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए लाइव क्लास में सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। सभी लोग जुड़ जाए। राकेश कुमार जुड़ गए हैं, मंटू कुमार जुड़ गए हैं, विनीत कुमार भी जुड़ गए हैं, राखी गुप्ता जुड़ गई हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। और आपको बता दें, बिहार पुलिस के एग्जाम में वक्फ बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वक्फ बोर्ड से भी बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट का है, इसके ऊपर भी सारे क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। इसका भी बहुत जल्द हम जो भी क्वेश्चन होगा वो करवा देंगे, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का सही जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो देखिए, ये तीनों जो मूल अधिकार हैं ये केवल भारतीय के लिए हैं, यानी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। ये गलत है। ये पहला कथन बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। दूसरा है, राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। ये भी गलत है। राज्यसभा सदस्यों के लिए 35 वर्ष आयु होने की आवश्यकता नहीं है। 30 वर्ष आयु है तभी आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। तीसरा है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, 1/4 नहीं, 1/3, 1/3 सदस्य मुक्त होते हैं। तो ये जो तीनों आपका दिया है कथन, ये तीनों गलत है। तो यहाँ देखिए, उपरोक्त कथनों में कौन सा गलत है? तो ये तीनों गलत है, यानी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? जल्दी से बताएं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? अभी आपको पता होगा कि 1 दिन में राज्यसभा में वक्फ बोर्ड जो है उसमें संशोधन, वक्फ बोर्ड में संशोधन जो है, बिल जो है ये पास हो गया था। तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। मात्र 14 दिनों के अंदर उसको डिसीजन लेना होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ये भी कथन और निष्कर्ष है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब, पहला ऑप्शन है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो देखिए, 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय राज्य में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया है या लगातार 10 वर्ष से उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो तो न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होता है। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो देखिए, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, मात्र 2 महीना के अंदर ये पारित हो जाना चाहिए दोनों सदनों से। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 6 का सही जवाब बताएं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में लाया गया। 1963 विल बी राइट आंसर। इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप वहां से पीडीएफ इसका जो है ले सकते हैं। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ये जो अनुच्छेद वाला हम क्वेश्चन करा रहे हैं बिहार पुलिस के लिए रामबाण है, क्योंकि बिहार पुलिस में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अभ्यर्थी घबरा जाते हैं और गलत करके चल आते हैं। तो देखिए इसका 7 का अगर आप ऑप्शन है आर्टिकल 37 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए आर्टिकल 37 में जो है उपबंध किया गया है। 7 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 8 नंबर की चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 8 का सही जवाब बताएं। चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये शायद पूछा गया है 21,391 के एग्जाम में, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 8 का ऑप्शन भी 1991 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी चमड़ा उत्पादन से है? ते भूरी क्रांति आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। एक धन जो विदेश से आसानी से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो हॉट मनी के नाम से जाना जाता है, हॉट मनी। आगे देखिए 11 नंबर, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। 11 का सही जवाब बताएं। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है अनुमोदित करता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 12 नंबर, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? 12 का फटाफट सही जवाब बताइएगा। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम सही नहीं है? तो ये तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जहां भी पूछे जाए तो सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़ना होता है। ऑप्शन ए में है शामिल नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में है सरकारी पदों का त्याग, ये शामिल था असहयोग आंदोलन में। दूसरा है विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी शामिल था। तीसरा है अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी सही था। अगला है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 21,391 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? फटाफट बताइएगा। 1930 बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति की तिथि समाप्ति हुई थी। आगे देखिए, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। तो देखिए चोरा चोरी घटना कब हुआ था? 14 का सही जवाब बताएं। चोरा चोरी घटना कब हुआ था? आप सभी जानते हैं 5 फरवरी 1922 को, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तीसरा है पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद पूना समझौता हुआ था। चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका गलत है, ये सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। अगला प्रश्न 15 नंबर है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? 15 का सही जवाब बताए इसका राइट आंसर।
ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1943 बताना है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस क्लास का तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक पर क्लिक करना है, पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का जो है उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका सही जवाब लॉर्ड एल्गिन प्रथम हो जाएंगे। लॉर्ड एल्गिन प्रथम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर है। अगला है 18 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? तो 18 का ऑप्शन सी पल्लव राजवंश आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो शवों का दफनाने का जो अवशेष मिले थे उसमें शवों का जो सर था, डेड बॉडी का जो सर था वो आपका उत्तर के तरफ था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो देखिए, इसका सही जवाब चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। आगे है 21 नंबर, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो 21 का अगर आप ऑप्शन सी ऋजुपालिका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये पिछले साल पूछा गया था एग्जाम में। आगे है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? 23 का सही जवाब बताएं कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ये शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। आगे है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो इसका सही जवाब आचरण अधिकारी। आचरण अधिकारी को मुगल काल में मुहतसिब के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, बसवन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके अकबर के दरबारी चित्रकार थे, याद रखिएगा। बसावन दशवंत ये अकबर से संबंधित है। आगे देखिए, सुमेलित करना है, एक साइड में परमाणु विद्युत गृह है और एक साइड में राज है। पहला है नरोरा परमाणु विद्युत गृह, यानी नरोरा ताप बिजली घर। तो नरोरा जो है ये कहाँ पे है? तो नरोरा सबसे पहले देख लीजिए, नरोरा कहाँ पे है, इसको मिलान करना है। उसके बाद कुंडुनकुलन है, काकारापुर है, तारापुर है, तो ये आप मिला लीजिएगा, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? 28 का सही जवाब बताएं। 38वीं समांतर रेखा, एक है 49वीं समांतर रेखा और एक है 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के 2 देशों के मध्य जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? साइंस का क्वेश्चन है, फटाफट इसका सही जवाब बताएं। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अच्छा ईंधन वह है जो जलने पर प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 30 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी मिलान करना है आपको।
तो इसका सही जवाब देख लीजिए, विटामिन B7 है। पहला है विटामिन B7। पहला क्या है? विटामिन B7 है। तो देखिए विटामिन B7 किससे संबंधित है दोस्तों? विटामिन B7 जो है बालों के झड़ना से संबंधित है। विटामिन B12 प्रनासी अरक्तता होना। विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन के रक्त के थक्का जमना। तो मिला लीजिएगा, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई से तारों के बीच जो है दूरी ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये आपका वर्णनधता होता है, जिसे हम लोग ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वर्णनधता। ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करती है? तो ये ऑक्सीजन का वहन करती है। ये ऑक्सीजन का वहन करती है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के कारण आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, उसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा उसे कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? 35 का सही जवाब बताएं। किस कोशिका अंगों में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे हैं। विटामिन ए तो गाजर में पाया ही जाता है, लेकिन गाजर नहीं है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर देख लीजिए, ये मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। देखिए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध ओम से संबंधित है। अगर विद्युत प्रवाह की बात करें तो ये एम्पियर से संबंधित है। बल न्यूटन से संबंधित है और पावर वाट से संबंधित है। तो ये मिला लीजिए, 1 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है वो लिथियम है। लिथियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।